वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की अपनी डेट है जुलाई और देखते देखते जुलाई का महीना भी खत्म होने वाला है। तो इस महीने का जितना भी मैंने आपको यहाँ पे कंटेंट दिया है, आप सभी लोग उस पूरे को अच्छे से कवर अप कर लेना। ठीक है, बाकी वीकली वाली भी आपको आ चुकी है, जिनको नहीं मिली वो जाके एक बार देखो प्लेलिस्ट में। वीकली वाली भी आ चुकी है और जो डेली वाली है वो तो डेली आ ही रही है, बीच में कोई एक आधा दिन मिस होता है। ठीक है भाई, अगर आप में से किसी को भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस दिए गए नंबर्स पे कॉल करके पीडीएफ ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। और अगर आपको कभी डेली करंट अफेयर्स की नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम जो है डेली शेयर कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें पहला है गल्फ स्ट्रीम, दूसरा है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल, जैविक विविधता का अब एक संशोधन बिल आया। बिल तो पहले ही आ चुका है पर इसमें संशोधन की बात की जा रही है। अगला बहुराज्य सहकारी समिति, फिर यूके और भारत के बीच में योजना, आपदा प्रबंधन का नियमावली और भारत जलवायु ऊर्जा का डैशबोर्ड। तो सबसे पहला है भाई गल्फ स्ट्रीम। ऐसा बोला जा रहा है, हालिया एक अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में ये बोला जा रहा है कि भाई जो 2025 की शुरुआत होगी आगे आने वाले समय में, उस समय गल्फ जो स्ट्रीम है वो नष्ट हो सकती है। 2025 तक आ जाते हैं। पहले तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये गल्फ स्ट्रीम है का, तभी तो समझ पाएंगे क्या बात हो रही है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है इसका मैप जो है इंक्लूड नहीं, ये रहा इंक्लूड किया है, थोड़ा सा साफ नहीं है पर अब मैं समझाती जाऊंगी, समझने की कोशिश करना। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये है हम लोगों का सेंट्रल अमेरिका मतलब मध्य अमेरिका। नीचे पड़ जाता है साउथ, दक्षिण अमेरिका। ये है अफ्रीका, ये है यूरोप। तो ये पूरा जो इलाका है इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम जो है ये एक पूरा बहुत बड़ा ओशन करंट जो होता है उसका भी एक इलाका कहा जाता है। तो गल्फ स्ट्रीम है ये वाला इलाका, ये पड़ता है आपका अटलांटिक ओशन में पड़ता है। समझ गए भाई, कौन सा? उत्तरी अटलांटिक है। ठीक है, ये इक्वेटर है। तो ये जरा इस बात को दिमाग में रखो। अब हम समझते हैं कि क्या बात है इसके अंदर। तो ये देख लो, इसमें गल्फ स्ट्रीम एक गर्म हवा का महासागरीय धारा मतलब कि ओशन करंट है, जो कि मेक्सिको से फ्लोरिडा, मेक्सिको पता है ना, वहां से फ्लोरिडा तक जाता है। ठीक है भाई, तो इसको आप जरा दिमाग में रखिएगा। और इसे क्या बोला जाता है? पश्चिमी सीमा धारा, या फिर आप यूं कह लो इसको वेस्टर्न बाउंड्री करंट, जो कि पहली बार एक स्पेन के पर्सन ने इसको खोजा था कि भाई एक ऐसा करंट है, ऐसी महासागरीय धारा भी जाती है जो कि कैरिबियन और गल्फ ऑफ मेक्सिको से आने वाला जो भी गर्म यहाँ पे पानी होता है, वार्म वाटर होता है, वो यहाँ पर दिखता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में, कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक में दिखता है। ठीक है भाई, ये है गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पे जितना भी हवा की धारा या फिर जो पानी की धारा बहती है वो 2.5 मीटर पर सेकंड में बहती है और वो 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है। कितना? 100 किलोमीटर तक चौड़ी हो सकती है और अच्छा खासा पूरा एक इलाका कवर करते हुए जाती है। ठीक है भाई, तो इसमें याद रखिएगा, ये जो है नॉर्थ अमेरिका की जो पूरा उत्तर अमेरिका का जो तट है उसके तापमान को काफी अच्छे से नियंत्रित भी करके रखती है। पूरे एरिया में वहां पर गर्म और ठंडी उस सबको रखती है। और जो भी वहां पर हवाएं आती है उन गर्म और आर्द्र वायु के कारण वहां पे कम दबाव प्रणाली वाला जो एक क्षेत्र है उसका निर्माण भी हो जाता है। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा सालों साल से अच्छी खासी इस पूरे इलाके में नौ परिवहन जो होता है, मैं जो शिपिंग का बिजनेस होता है वो काफी अच्छे से चल भी पाया है। ठीक है, तो ये भी जरा इस बात में याद रखना। तो अभी यहाँ पे ये न्यूज आ रही है कि इन सब चीजों की वजह से जो गल्फ स्ट्रीम है उसकी एक स्टडी कह रही है कि भाई यहाँ पर इतना ज्यादा कार्बन एमिशन आ चुका है। पढ़ो इधर, नया विश्लेषण ये कह रहा है कि भाई वैश्विक कार्बन का उत्सर्जन है वो तो देखो कम हो नहीं रहा। अब ये वैश्विक कार्बन का उत्सर्जन कम हो नहीं रहा, जिसकी वजह से यहाँ का नष्टीकरण का जो समय हमने बोला था
कि 2025 से 2095 के बीच में होगा, अभी 2005 तक नष्ट हो जाएगा, और इसकी नष्ट की शुरुआत जो है वो 2025 से शुरू हो जाएगी। तो ये है पूरा एक आर्टिकल। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अपने लिए गल्फ स्ट्रीम है इंपॉर्टेंट, याद रखना ये वार्म है। ये कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये गर्म है या ठंडा है। तो ये गर्म हवा से या तेज अटलांटिक महासागरीय धारा है। ठीक है, ओशन करंट्स अगर आपने नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो ओशन करंट्स का टॉपिक अपना जरूर कवर अप कर लेना, क्योंकि ओशन करंट से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरएएस हर बार कोई ना कोई सवाल पूछ लेते हैं। देखो आरएएस में तो खैर उतना नहीं आता, पर बीपीएससी में पूछ लेते हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर ओशन करंट्स अलग से जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, अब ये इसी का ये इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया ही, तो ये भी दिमाग में रखना। ओशन करंट्स का बहुत सारे हैं, अटलांटिक ओशन में अकेला एक करंट नहीं है, ये तो चलो अभी अभी न्यूज में था इसलिए अपने को पढ़ लिया। पर अटलांटिक जो पूरा महासागर है, उस इलाके में आपको काफी सारे महासागर मिलेंगे, अब जो धाराएं मिलेंगी। तो अटलांटिक ओशन में कौन कौन से यहाँ पे होते हैं। अटलांटिक ओशन एक बहुत ज्यादा एक तंग बनता जा रहा है, ये बोला है कि भाई ये ओशन करंट यहाँ के कोलैप्स कर सकते हैं, ऐसा बात भी आई है। यहाँ पर लेब्राडोर, फॉकलैंड, वेनेजुएला काफी सारे मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक में फ्लोरिडा, गल्फ, नॉर्थ जो है नॉर्थ अटलांटिक, कैनरी, लेब्राडोर, ये याद रखना। और साउथ वाले अटलांटिक में फॉकलैंड, ब्राजीलियन, वेनेजुएला, ये तीन करंट याद रखना। और अगर मान लो यहाँ पर इसे हम कहते हैं कि कल को कुछ दिक्कत आएगी अटलांटिक ओशन में, तो इसे कहते हैं अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अटलांटिक भूमध्य रेखा परिवर्तित परिसंचरण। इससे क्या होगा, पूरा नॉर्थ अमेरिका और यूरोप दोनों के दोनों इलाके में जो वार्म ओशन करंट होता है, गर्म महासागरीय धारा जो है वो काफी प्रभावित हो सकती है। और उसके नष्ट होने की वजह से जो है पूरी बारिश कम हो सकती है पूरे यूरोप के इसमें, यूरोप के इलाके में पूरी बारिश काफी कम हो जाए। ठीक है ना, तो ये बातें जरा दिमाग में रखना। कुछ कुछ इलाकों में ठंडक हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जो है बर्फ पिघलेगी नहीं कुछ कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में काफी ज्यादा जो है वो गर्मी बढ़ने के चांस हो जाएंगे। तो वो अलग अलग है भाई, बारिशों का जो पूरा पैटर्न होता है एल नीनो ला नीना का, सारे पैटर्न में खराबी आनी शुरू हो जाएंगी। आप ये कह सकते हो कि जो पैटर्न है पूरे और जो बाकी सारी चीजें, उसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो अपने को ही जो है देखने को मिलेगा। तो काफी सारे नुकसान है जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे इन पूरे की वजह से। ठीक है भाई, तो ये सब याद कर लेना। अगला भाई, अभी बिल एक पास हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जैविक विविधता के ऊपर, जो असल में जो है 2002 में आया था। इसको चेंज करके बिल नया भी पास हो गया, अभी मॉनसून सत्र चल रहा है लोकसभा का, उसमें पास हो गया। इसमें क्या बोल रहा है भाई, जो हमारे ट्राइबल पीपल है, आपको पता है हमारी जनजातीय जो है वो बहुत ज्यादा जो फॉरेस्ट के आसपास का इलाका होता है वहां रहते हैं, तो उन आसपास से होने वाले उनको जो भी वनों से उत्पाद मिलते हैं, औषधीय वन में, औषधीय वन में वनों से उत्पाद मिल रहे हैं, उनका फायदा किसको होता है, उनका फायदा भी तो सबको यहाँ पर होता ही है। तो इस तरीके से जो इनको फायदा होता है, वो फायदा यहाँ पर जो है इस बारे में लेकर के आए गए हैं। इस बिल ने जो है बहुत सारे जो अधिनियम थे उसमें अपराध की श्रेणी से हटा करके उसमें सिर्फ मौद्रिक दंड रखा है, मतलब आप अगर पैसा दे करके भी बात खत्म कर सकते हो। इसमें ये बोला कि भाई आयुर्वेद को आप बिजनेस के रूप में बढ़ाओगे, कि आयुर्वेद आज के समय की आयुष जो मंत्रालय है वो इसी पे एजेंडा पे बना रहा है, ए फॉर इसमें आयुर्वेद ही। तो ये बिल जो है अभी हमारी MOEFCC पढ़ते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उन्होंने इसको तैयार किया है, जो पुराने वाले उसको हटा के नई चीजों को ला रहा है। ठीक है भाई, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट अभी यहाँ पर लाया गया है। इस बिल में जो है आयुष, आयुष का मतलब क्या है, आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, इन सब के जो बेनिफिट्स हैं उसको एक साथ यहाँ पे दिया जाएगा। और ट्रेडिशनल नॉलेज जो होगी हमारी, संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान को यहाँ पे और बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पर पेनल्टी, अगर कोई भी किसी चीज का नुकसान करता है तो पेनल्टी जो होगी उस पर डिसाइड की जाएगी कि भाई अभी तक जो है कारावास वगैरह दी जाती थी, अब इसको हटा करके आपसे जो है मॉनिटरी मतलब कि पैसों की पेनल्टी लेकर के बात को खत्म किया जाएगा।
ठीक है। और बाकी के जो बाहर से आने वाली इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसे हम कहते हैं, विदेशी निवेश बढ़ाया जाएगा। पेटेंट, पेटेंट पता है ना सबको, कि एक किसी वस्तु का जो होता है वो एक किसी एक जगह पे दे दिया जाता है कि इस व्यक्ति के पास सबसे बड़ा, इसको पेटेंट कर दिया जाएगा। तो वो पेटेंट जो होता है कि इसी का कॉपीराइट उस पे हो जाएगा, वो सब कॉपीराइट भी यहाँ पर दिया जाएगा। इस बिल से जो है अपने पुराना भारत का जो सिस्टम है ना, मेडिसिनल प्लांट्स का सिस्टम है, कि हम लोग जो है औषधीय पौधों की कृषि को बढ़ाएंगे, औषधीय पौधों पर दबाव कम करने का ये प्रयास करेंगे। हमारे भारत का जो चिकित्सा पद्धति है उसको काफी प्रोत्साहित दिया जाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, नियोगा प्रोटोकॉल, इन सब की यहाँ पर व्यवस्था अच्छी खासी की जा रही है। ठीक है भाई, समझ गए बात को। और इस बिल ने हमें सीधा बता रहा है कि भाई हमें किस तरीके से आयुष मिनिस्ट्री यहाँ पर अपना बढ़ावा देगी। बायोपेरेसी का मार्ग होगा। बायोपेरेसी का मतलब कि आपके पास पेटेंट यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा और पूरी इंक्वायरीज वगैरह बिठाई जाएगी। तो ये एक नया बिल आया है। आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपने पहले पढ़ा ही होगा, 2002 में आया था, जिसमें हमारे जितने भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रिवेंट किया जाएगा। 2002 में आया था, लेकिन ये बिल, इसको मंजूरी जो है हमारी 2003 में मिली थी। अब इसमें चेंज करके इसको बात की गई है। ठीक है ना, अब इसमें चेंज कर दिया गया है। ये बस जरा याद रखना, अभी इस बिल में चेंजेस आए हैं, पास कर दिया गया है, पूछा जा सकता है। तीसरा, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, अब ये बिल भी आया है, ये बिल भी पास कर दिया गया है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, देखो भाई, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का टॉपिक है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हो चुका है, आप सभी लोग जानते हैं अभी। और केरला इस पे काफी अपोज कर रहा है। ये जो बिल पास हो गया है, ये केरला की सरकार जो है काफी इसको अपोज कर रही है कि इसको हटाया जाए, लेकिन ये बिल पास हो गया है, बहुराज्य सहकारी समितियां। अब पहले तो अपने को ये समझना है कि भाई इसको बिल को पूरा पास कर दिया, इसमें बोला है कि भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्शन कराएंगे हम लोग। पहले तो मैं ये बता दूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, पहले तो ये समझा दूंगा थोड़ा सा आपको। देखो इसमें तो मैंने नहीं लिखा, मेरे दिमाग से निकल गया, पर मैं आपको बता देती हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे भारत के 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत आर्टिकल 19 और आर्टिकल 43 बी में लिखी गई है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब यहाँ पर जो ये पूरा एक बिल आया है, इसमें यहाँ पर ये बोला गया है, तो भाई ये बिल हम लोगों ने देख रहे हैं मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जिसके अंदर पुराने जो 2002 का बिल आ रखा है उसको हटा करके नई चीजें इसमें ऐड की जा रही है। क्या ऐड की जा रही है, पहले तो ये, इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर प्रॉपर इलेक्शंस होंगे। अभी तक क्या होता था, इलेक्शन बहुत रेयर जगह पे होते थे, तो इधर जो है पूरा चुनाव का पूरा संचालन, पर्यवेक्षण, निर्देशन, नियंत्रण, सारी चीजें की जाएंगी। और इस विधेयक जो है ये राज्य सहकारी समितियों को पूरा जो है, उनमें जितने भी कानून बनेंगे उनको 2/3 जो है सदस्यों की मंजूरी के साथ ही अनुमति दी जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल मेजोरिटी, हिंदी में कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत के तहत ही बिल पास होंगे। जैसे आपको पता है ना कि अमेंडमेंट्स हमारे पास होते हैं, वैसे अलग से एक फंड तैयार किया जाएगा, बहुराज्य सरकार सहकारी समितियों के पुनर्धार का अलग से विकास निधि स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है भाई, साथ ही साथ जितना भी शेयर्स होगा सेंटर और स्टेट का, वो उनकी मंजूरी के बिना भुनाया नहीं जाएगा। और इसके लिए अलग से एक ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन क्या होते हैं, ओम्बुड्समैन होते हैं एंटी करप्शन मैन, जो कि करप्शन और इन सब चीजों के अगेंस्ट काम करते हैं। ये वर्ड हम लोगों ने स्वीडन से बोरो किया है। तो 3 महीने के अंदर अंदर सारी कंप्लेंट्स को यहाँ पर ओम्बुड्समैन चेक भी करेंगे। तो ये है बिल जो कि अभी लोकसभा ने पास किया है, इसको भी दिमाग में रखिएगा। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिल अभी हाल फिलहाल में पास हुआ है, तो हमसे सवाल भी कर सकते हैं इसके ऊपर। और हमसे इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि भाई कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज होती हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बेसिकली एक सोसाइटी की बनी होती है ताकि इक्वालिटी, सारी चीजों को प्रमोट किया जा सके, फंड रेज की जा सके, एक दूसरे की सारी कोऑपरेशन से काम किया जा सके। ठीक है, तो एक स्टेट लेवल पे भी काम करती है, एक तो स्टेट होती है और एक मल्टी स्टेट वाली होती है जो ये आप देख रहे हो।
97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और अलग से इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जुलाई 2021 में, और इसके हेड जो है वो अमित शाह को बनाया गया है। अगला भाई, यूके इंडिया की एक नई स्कीम है। अभी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल नई स्कीम है, स्कीम पुरानी है। यंग प्रोफेशनल स्कीम। यंग प्रोफेशनल स्कीम में क्या किया जाएगा, यहाँ पर 18 से 30 साल के जो इंडियंस हैं उनको यूके आने के लिए जो है वीजा यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका सेकंड बैलेट ओपन हो गया है, फर्स्ट बैलेट ऑलरेडी हो चुका है। जितने भी यहाँ पर एलिजिबल यंग इंडियंस है, जो भी यहाँ पर युवा भारतीय है, वो 2 साल तक यूके में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। यही है यंग प्रोफेशनल स्कीम। ठीक है भाई, दोनों कंट्रीज ने साइन किया आपस में इसको, G20 के समिट पे इसके बारे में अनाउंस भी कर दिया बाली के अंदर, क्योंकि पहले इंडोनेशिया में हुआ था ना। फिर 2023 में इसको फॉर्मली लॉन्च हो गया, और 3000 ऐसे हमारे भारतीय जो हैं 18 से 30 उम्र के, वो एक दूसरे की कंट्री में जाके काम कर सकते हैं। और इंडिया यहाँ पर सबसे पहले, इंडिया के 3000 लोगों को, स्टूडेंट्स को बाहर भेजा गया। ठीक है, वीजा होगा, उनका रिटर्न का एनी टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे एंटर करना इजी बना दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर होना क्या चाहिए आपके पास, एटलीस्ट आपके पास 18 से 30 साल की उम्र, एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास एटलीस्ट सेविंग्स में 25,030 पाउंड्स जो है वो होने चाहिए। और आपके जब भी वीजा आपको लगा दिया गया है, उस वीजा में आपको एटलीस्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपको वहां पर पहुंच जाना है। तो 6 महीने का टाइम दिया गया है। ठीक है, और ये 2,530 जो पाउंड है, इसका करीब यहाँ पर करीब करीब इसके अंदर अगर आप देखो तो ये 2.5 लाख रुपए के करीब बनता है, 2.5 से 3 लाख के करीब बनता है। तो ये 3 लाख रुपए है आराम से। तो उस हिसाब से ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे में डायस्पोरा बढ़ाए। डायस्पोरा का मतलब क्या होता है, आपस में यहाँ पर रहन सहन एक दूसरे में इंक्रीज करे, इमिग्रेशन, होमलैंड, ये सब चीजें इंक्रीज करें यहाँ पर। और जितने भी इंडिया से वहां पे लोग जाते हैं, अगर कोई भी समस्याएं उनको झेलनी पड़ते हैं, उन समस्याओं के बारे में भी उनको पता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने करी है, और उनको यही ऑब्जेक्टिव है कि ऐसा सा हम कुछ यहाँ पर करके सॉल्व करने वाले। फिफ्थ आर्टिकल है भाई, ये भी बहुत इजी इजी से आर्टिकल है आज। जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय के हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने एक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान लेके आए हैं। विज्ञान भवन दिल्ली में ये प्लान लेकर के आया गया कॉन्फ्रेंस में। वॉश के नाम से पहले तो वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये तो पुराना चल ही रहा है, ये तो WHO ही लेके आया था। और अब ये जो सारे प्लान्स और चल रहे थे, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, उन सब के अकॉर्डिंग एक डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन का एक प्लान लाया गया है, जिसमें जो हमारी आपदा होगी उससे उभरने के प्राथमिकता देने पर सामुदायिक तत्परता, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ये सब चीजें की जाएंगी, जिसकी 4 चरण होंगे। तत्पर रहना, प्रतिक्रिया करना, पुनर्प्राप्ति करना, पुनर्निर्माण करना। ठीक है, ये 4 से शुरू किया जाएगा। पहले तो ये देखा जाएगा कि भाई डिजास्टर कहाँ से आया है, किस जगह से आ रहा है, फिर उसकी प्रतिक्रिया देखी जाएगी, पुनर्प्राप्ति, पुनर्निर्माण के कार्य देखे जाएंगे। तो ये बेसिकली 3 चीजों के ऊपर ये काम को देखा जाएगा। तो बिल्ड बैक टुगेदर, तब अच्छे से जब बैक बनाएंगे तो बहुत ही बेटर तरीके से बने। ठीक है भाई, तो ये है इसमें, एक छोटा सा है इसके अंदर। RN तैयार किया जाएगा, रैपिड नीड्स असेसमेंट, फटाफट से जो भी इस पॉपुलेशन को समस्या पहुंची है वहां तक सामान को पहुंचाया जाएगा। ठीक है भाई, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ये ऐसा नहीं कि अभी पहली बार शुरू किया गया, ये कई बार शुरू किया जा चुका है। बस ये है कि अब इसको और अच्छे से लाने की कोशिश पे लगी हुई है सरकार। ऐसे ही हमारा लास्ट आर्टिकल भी कुछ इसी प्रकार का है। नीति आयोग ने अभी एक और नया एनर्जी क्लाइमेट के ऊपर रिलीज किया है, इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड। हमसे पूछा जाएगा कौन रिलीज करता है भाई, नीति आयोग, साथ में कौन, वसुधा फाउंडेशन, दोनों मिलकर रिलीज करते हैं। जिसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि भाई क्लाइमेट के जितने भी सेक्टर्स हैं वहां पर हमारी क्या बेटरमेंट हो रही है। गवर्नमेंट का डेटा इस्तेमाल करके, डेटा सेट को लेकर के,
क्लाइमेट और एनर्जी सेक्टर में क्लाइमेट के ऊपर बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया जा सकता है। 500 से ज्यादा पैरामीटर्स को इस्तेमाल करके इसमें सारी एक इंफॉर्मेशन निकाल के जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था, हर एक मुद्दों को एक तुलनात्मक तुलनात्मक मतलब कंपेयर कर, तो कंपेयर जानकारी यहाँ पे तैयार की जा सकती है। ये चेक कर सकते हैं कि हम जो स्वच्छ ऊर्जा की बात कर रही है वो कितनी प्रगति पर है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जर्नी को हमारी एक मॉनिटर करने में बहुत हेल्प करने वाला है। ये सारा डेटा हमको देगा कौन? ये भाई देखो, एनर्जी का डेटा तो कौन देगा? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय देगा यहाँ पर। तो ये वो सारा डेटा अपने को प्रोवाइड करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हुआ? ये आप देख लो भाई, लॉन्च हुआ है इसका, आकाशवाणी भवन दिल्ली में। आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं लास्ट। आज के आर्टिकल ज्यादा बड़े नहीं थे, बहुत सिंपल सिंपल से आर्टिकल्स थे। तो पहला क्वेश्चन है अफ्रीकन यूनियन से। अफ्रीकन यूनियन जो है ये क्या है और इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? अफ्रीकन यूनियन, आपने यूरोपियन यूनियन पढ़ा है, सेम ऐसी अफ्रीकन यूनियन होती है। अब अफ्रीकन यूनियन क्या काम करती है? देखो, अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर्स की मिली जुली एक बॉडी होती है, जिसके अंदर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के ही सारे होते हैं। और ये पहले जो सबसे पहली बार बनाई गई थी, इसकी अनाउंसमेंट की गई थी कि हम लोग इसको यहाँ पर अडॉप्ट करने वाले हैं, वो 2002 में की गई थी। असल में अनाउंसमेंट 1999 में की गई थी। इससे पहले भी जो है एक लॉ वो रखी थी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी पहले आई थी। इसके हेडक्वार्टर एडिस अबाबा इथोपिया में लोकेटेड है, और 2001 में ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो जाती है एडिस अबाबा में। ठीक है, पूरे अफ्रीकन यूनियन की सबसे लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी पूरे अफ्रीकन यूनियन की कौन सी है? वो है सबसे बड़ी सिटी लागोस, नाइजीरिया में। और सबसे ज्यादा जहाँ पे पॉपुलेशन रहती है अर्बन वाली, वो है क्यारो। क्यारो इज इन इजिप्ट। आई होप एवरीबॉडी नोज दिस। यहाँ पे वर्किंग लैंग्वेज इनकी अरबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश, ये सब है। और ये बहुत समिट्स इनके ऑर्गेनाइज होते रहते हैं, ताकि अफ्रीका को एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा सके, चाहे ह्यूमन राइट्स के ऊपर हो। वो बात अलग है कि उतना अच्छे से काम ये करती नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन, बिकॉज यूरोपियन यूनियन आपको पता है, अफ्रीकन यूनियन भी यू शुड नो। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पूरे वर्ल्ड की इतनी बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है गवर्नमेंट की, जो कि 2011 के सेंसस के हिसाब से चल रही है, जन आरोग्य। तो जन आरोग्य का मतलब क्या होता है? हमें एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए पर फैमिली का एक इंश्योरेंस दिया जाएगा हॉस्पिटल्स के अंदर। ठीक है, कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें वही है, लिव लॉन्ग प्राइम मिनिस्टर्स पीपल हेल्थ स्कीम के ऊपर में है, जिसमें आपको जब भी कोई हेल्थ केयर चाहिए होगी, तो आपको जो है फ्री में सेकेंडरी और टर्शरी जो हेल्थ होती है वो मिल जाएगी। प्राइमरी के लिए यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉन्च किया गया था इसको 2018 में, नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज को देख रहा है, मिनिस्ट्री है इसकी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये पूरा याद रखना है, ये एक लो इनकम पीपल जो है इंडिया में, उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बहुत कम उसमें दवाइयां भी दी जाती हैं, 5 लाख का कवर पर फैमिली है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। और ओनली इन पब्लिक हॉस्पिटल्स यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों में है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं, प्राइवेट में भी मिलता है। और ऐसा नहीं कि फैमिली साइज, एज और जेंडर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है, ऐसा नहीं है, सबके लिए 5 लाख का पर फैमिली कवर है, 5 लाख रुपए का। तो ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स, इनको आप लोग पढ़िएगा, जरूर कवर अप करिएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे आज के आर्टिकल्स, और आप सिर्फ इनको 20 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।